नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की क्यूज़। एमसीक्यू टाइप के ये क्वेश्चन है और ये है वीडियो नंबर 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा सचिन यादव एकेडमी के नाम से है, आप टेलीग्राम पर जाके सर्च भी कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपीरियल बैंक, दोस्तों ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा 1921। कब की गई थी इसकी स्थापना? सन 1921 में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इंपीरियल बैंक के बारे में जानते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आईबीआई भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंक 1921 में भारत में आया। इसे प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते हैं, जिसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास भी शामिल था। तो इसमें 3 बैंक मिली थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में 12, दूसरे में 13 है और थर्ड ऑप्शन में आपका 14 लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन 15 लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है, अपने नोट पे चेक भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार रोक के आप अपने नोट पे लिखी हुई भाषाएं गिन के यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होता है 15। पिछले भाग पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 15 भाषाएं। हमारे पास नोट बहुत सारे होते हैं, हमेशा रहते हैं, बट हम कभी इसे नोटिस नहीं करते और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार एक भारतीय नोट पर 17 भाषाएं प्रिंट होती हैं। कितनी लैंग्वेज लिखी होती हैं? 17 लैंग्वेज लिखी होती हैं। इंग्लिश और हिंदी सामने की तरफ होती है और नोट के पीछे की तरफ 15 भाषाएं प्रिंट होती हैं। ये 15 भाषाएं वो होती हैं जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। जो भाषाएं नोट पर प्रिंट होती हैं उनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। इसके साथ ही 2000 रुपए के नोट पर जो ब्रेल लिपि भी छपी होती है, कौन सी लिपि छपी होती है? ब्रेल लिपि, ताकि उसे जो दृष्टिहीन लोग हैं, जो लोग देख नहीं सकते, वो नोटों को आसानी से पहचान सकें, इसलिए नोटों पे ब्रेल लिपि भी छपी होती है। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जिसे क्वेश्चन में पुट किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर में, कौन सी पब्लिक सेक्टर में कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला नाबार्ड, दूसरा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है आपका आईसीआईसीआई बैंक, चौथा एचडीएफसी बैंक। तो पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है, कौन सी पब्लिक सेक्टर का जो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, वो है आपका एसबीआई। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है पब्लिक सेक्टर का। तो दोस्तों थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को एक साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अभी हमने पहले इसके बारे में देखा था। आज़ाद भारत में 1955 में इंपीरियल बैंक को भारत के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, एक कानून के तहत क्या किया गया? इसको स्टेट बैंक बना दिया गया। और जो एक्ट था वो कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। 30 अप्रैल 1955 को स्टेट इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसके बाद 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना हुई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई को हुई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि एसबीआई के पास टोटल जो कस्टमर है, कस्टमर बेस है इसका 46 करोड़। कितना? 46 करोड़ इसके कस्टमर हैं। और इसका जो टोटल डिपॉजिट है, यानी कि देश के टोटल डिपॉजिट का 23.9% डिपॉजिट सिर्फ एसबीआई के पास है। तो एसबीआई के पास पूरे देश का कुल जमा राशि का 23.9% एसबीआई में जमा है और एसबीआई
5% टोटल क्रेडिट का क्रेडिट देती है, यानी कि पूरे देश का जितना क्रेडिट है, जितना ऋण है, उसमें से 22.5% अकेले एसबीआई इतना ऋण देती है। नेट प्रॉफिट अगर हम पिछले साल की बात करें 2021 में, तो नेट प्रॉफिट हुआ था इसका 22,405 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 22,405 करोड़ रुपए। तो ये देखिए कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। और पब्लिक सेक्टर की बैंक है ये। अगर ये पब्लिक सेक्टर की बैंक नहीं होती, तो अगर प्राइवेट तौर पे काम कर रही होती, तो कितना ज़्यादा पैसा ये कमा जाती। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी है दोस्तों आपके सामने। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पे इसे जान सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को आप लाइक कर दें और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? भूमि विकास बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये होती है ना, बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय इसके होते हैं, आपने भी इनका नाम सुना होगा, भूमि विकास बैंक या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक। पहला ऑप्शन है आपका दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, दूसरा अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, चौथा ऑप्शन आपका सूक्ष्म उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों इसके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पहला, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म के लिए। कैसा लोन देती है ये? लॉन्ग टर्म के लिए, किसानों को लंबे समय तक के लिए लोन देती है भूमि विकास बैंक। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हुआ। तो थोड़ा सा भूमि विकास बैंक के बारे में जानते हैं। राज्य में भूमि विकास बैंकों का एक संगठन होता है और राज्य में इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को की गई थी। कब हुई थी भूमि विकास बैंकों की स्थापना? 26 मार्च 1957 को। और किसानों की लॉन्ग टर्म की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन। लॉन्ग टर्म को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स की व्यवस्था करते हैं, यानी कि दीर्घकालीन लोन ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ध्यान रखेंगे ताकि हम भूमि विकास बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनों से आसानी से अटेम्प्ट कर पाएं। अगला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सिडबी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में इसका मुख्यालय। लखनऊ किसकी राजधानी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। कौन से स्टेट की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल में इलेक्शन भी कंडक्ट होने वाले हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका इंग्लिश में क्या नाम है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य के से स्थापित किया गया है। ये लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्य में समन्वय के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। तो इसका काम जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, उनको फाइनेंस करना है, उनके लिए लोन प्रोवाइड करना है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करना होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी संस्था भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कृषि एवं ग्रामीण फाइनेंस। तो यहाँ पे जो बैंक है वो है आपकी नाबार्ड। कौन सी संस्था है? नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो भारत की कृषि और ग्रामीण फाइनेंस की आवश्यकता के लिए स्थापित की गई थी। देखते हैं नाबार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो दोस्तों 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है।
इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। तो कृषि की योजना, कृषि में जितना भी विकास होना है उसके लिए सारी प्लानिंग कौन करता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी होना आवश्यक है? दोस्तों मान लो अगर आपको एक बैंक बनानी है, आप खुद की बैंक खोलना चाह रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं अपने नाम से बैंक बनाऊं, मान लो किसी का नाम रोहित है और रोहित चाह रहे हैं कि मुझे अपनी बैंक बनानी है रोहित विकास बैंक। अब बताइए रोहित किस तरीके से बैंक खोल सकते हैं? भाई अधिकार तो होना चाहिए कि बैंक खोल ले हर इंसान, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर कोई नई निजी बैंक स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए कितना पैसा होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला 100 करोड़, दूसरा 500 करोड़, तीसरा ऑप्शन आपका 1000 करोड़ और चौथा ऑप्शन 250 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 500 करोड़। अगर आपके पास 500 करोड़ की पूंजी है तो आप अपने नए निजी बैंक की स्थापना कर सकते हैं, चाहे वो अपने नाम से या किसी भी नाम से आप नई बैंक खोल सकते हैं। क्या है प्रमुख शर्तें? निजी बैंक को खोलने के लिए शर्तें, कंडीशन कौन कौन सी है? निजी क्षेत्र या सरकारी उपक्रम खोल सकेंगे बैंक, कम से कम 500 करोड़ रुपए को करना होगा निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी कम से कम 25% शाखाएं। कितनी? 25% आपको ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांचेज खोलनी होंगी। विदेशी कंपनियां अगर आपकी बैंक में इन्वेस्ट करती हैं तो 49% तक वो अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। बैंक के बोर्ड में होगा स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत, मतलब बैंक में आपको एक तरीके से स्वतंत्र निदेशकों को रखना पड़ेगा। ये कुछ कंडीशन है नई बैंक को खोलने की, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1947, 1951, 1956 और 1950। तो सही ऑप्शन क्लिक करने से पहले हम LIC के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में काम करती है। इसकी स्थापना 1 सितंबर सन 1956 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? सन 1956 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 जोनल ऑफिसेस हैं, ठीक है, और इसके अलावा 248 ऑफिसेस हैं जो बहुत सारे शहरों में पूरे देश के खुले हुए हैं। लगभग 10 लाख से ज़्यादा एजेंट भारत भर में फैले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि LIC कितनी बड़ी संस्था है, इसमें कितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है और बहुत सारे लोग इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे इसका राइट आंसर क्लिक करने में सक्षम होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? 1956। कब हुई इसकी स्थापना? 1 सितंबर 1956 में। तो यहाँ से ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है ये। क्वेश्चन नंबर 9, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर चुनने से पहले हम थोड़ा सा IRDA के बारे में जानते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, क्या कहते हैं इसे शॉर्ट में? IRDA, भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है, ठीक है। तो यह क्या करती है? बीमा को कंट्रोल करती है। क्या करता है IRDA? बीमा को कंट्रोल करता है कि कोई भी बीमा कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड ना कर पाए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। तो यहाँ पे इसे ध्यान रखना कि तेलंगाना स्टेट की राजधानी कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम यानी कि IRDA अधिनियम 1999 द्वारा की गई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1999 में। तो अब यहाँ पे इसका सही आंसर आप इजीली क्लिक कर पाएंगे। क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। अगर स्टेट पूछ ले कि कौन से स्टेट में है मुख्यालय तो क्या बताएंगे आप? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय स्टॉक बाजार का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टॉक बाजार का नियंत्रण कौन करता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला RBI, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा SBI, चौथा सेबी। तो इसका राइट आंसर है सेबी। तो स्टॉक मार्केट का कौन कंट्रोल करता है भारत में? सेबी।
सेबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है, यानी कि सिक्योरिटीज या फिर फाइनेंस का एक कंट्रोलिंग बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता मिली इसे। तो 30 जनवरी 1992 को इसे कैसी वैधानिक मान्यता मिली, यानी कि लीगल एंटिटी बन गई थी। 1988 में इसकी स्थापना जरूर हो गई थी, लेकिन इसके पास पावर बहुत ज़्यादा नहीं थी, लोग इसकी ज़्यादा नहीं सुनते थे। ये जुर्माना नहीं कर सकती थी, लोगों को सज़ा नहीं दे सकती थी, बट 1992 के बाद ये लोगों पे जुर्माना लगा सकती थी, कंट्रोल कर सकती थी। तो 1992 में इसे क्या मिली, पावर। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास में। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ पे हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। ठीक है। और इसके तो यहाँ पे देखा आपने कि स्टॉक मार्केट का नियंत्रण कौन करता है, सेबी। सेबी के कार्य के बारे में अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पे सेबी के कार्य लिखे हुए, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि सेबी क्या करती है, सारी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। जितने भी ब्रोकर्स यानी कि जितने भी दलाल काम करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, गोल्ड एक्सचेंज होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, सभी को रजिस्ट्रेशन का काम कौन करती है, सेबी। सेबी सभी दलालों के रजिस्ट्रेशन का काम करती है। अगर किसी को ब्रोकरेज करना है शेयर मार्केट में तो उनके लिए कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सेबी में। और कोई अगर मार्केट में नई कंपनी लॉन्च करना चाहता है, आईपीओ, तो उसको भी सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। और जितने भी मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी मार्केट से जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग करना, उनको एजुकेटेड करना और अवेयरनेस फैलाना, उन सब का काम भी कौन करता है, सेबी। कोई म्यूचुअल फंड है उनसे भी रिलेटेड सारी अवेयरनेस कौन फैलाता है, सेबी। प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेनिंग पर रोक लगाना। और इनसाइडर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइडर ट्रेनिंग क्या होती है, एक तरीके से ये ब्लैकमेलिंग होती है। अंदर ही अंदर बिजनेस कर लेते हैं लोग और स्टॉक मार्केट के रेट बढ़ जाते हैं। तो इसको भी कौन रोकता है, सेबी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, और इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा सचिन यादव अकेडमी, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इसकी PDF मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों आपका।